ओके। तो भाई वाईफाई के राउटर हमारे होते हैं दादाजी। मतलब आपको सुन के हंसी आएगी। राइट। आपको एक सेकंड। हाँ मुझे भेज दो, ठीक है। पीडीएफ भेजूंगा। आई सी। चलो भाई। ओके। प्रेसिडेंट साहब के बारे में हम दोस्तों यहां पर सीखने वाले हैं। देखो भारत में क्या है भाइयों। भारत में आपके दो प्रकार के हेड होते हैं। एक हमारे होते हैं नॉमिनल हेड, और दूसरे आपके होते हैं रियल हेड। नॉमिनल का मतलब होता है नाम के हेड। तो भारत में नाम के हेड होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहिब। और रियल हेड होते हैं हमारे पीएम्स। अब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। रिवाइज करते चलता चलना इसको, ठीक है भाई। सीएपीएफ तक बहुत अच्छे से सवाल कर पाओगे आप, ध्यान रखना। चलो ठीक है। तो नॉमिनल हेड आपके और रियल हेड हमारे कौन है दोस्तों, ये हमने देखा। अब बहुत ध्यान सुनो। तो भाई प्रेसिडेंट साहब के बारे में जब हम कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा यहां पर कि दादाजी जो हमारे हैं दोस्तों, ये बस नाम के हेड हैं, लेकिन हर जगह इन्हीं के नाम पर हर काम होगा। ठीक है। मतलब सरकार कोई भी काम करेगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हर चीज इन्हीं के नाम पर होगा आपका। ठीक। चलो। अब दोस्तों भारत में क्या है ना, भारत में आपके पार्लियामेंट में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चार स्तंभ सुने होंगे आपने। जिसका पहला स्तंभ होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। दूसरा होता है दोस्तों एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। और तीसरा हमारा होता है जुडिशरी। ठीक है जी। क्या डिफरेंस है भैया जी इसमें। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि लेजिस्लेचर जो आपका है, ये दोस्तों वो होते हैं जो रूल बनाते हैं। दोज मेकिंग रूल्स। अब सोचो भारत में रूल कौन बनाता है। भारत में रूल बनाता है पार्लियामेंट। तो भाइयों पार्लियामेंट आपका आएगा लेजिस्लेचर में। राज्यों की असेंबलीज आएंगी, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, लेजिस्लेचर का पार्ट होगा ये। ठीक है। राज्यों की असेंबली हो गई, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सब आपके लेजिस्लेचर का पार्ट। एग्जीक्यूटिव आपकी वो बॉडी होती है दोस्तों जो उस रूल को इंप्लीमेंट कराती है। एग्जीक्यूटिव इज रूल्स को इंप्लीमेंट करती है, कराती है। रूल्स को इंप्लीमेंट कराएगी। कौन कराता है भारत में, सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई आपकी, स्टेट गवर्नमेंट हमारी हो गई, पुलिस हमारी हो गई, ये सब आएंगे एग्जीक्यूटिव में। देन आती है जुडिशरी, जहां पर आपके माननीय कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, ये सारे आपके आते हैं। ओके। और एक आपका हमारा मीडिया भी होता है, उसकी क्या ही बात करें। है ना, मीडिया की तो क्या ही बात करें भाई। मतलब सोचो मीडिया में ऐसी ऐसी चीज आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है। अभी बताऊं क्या दिखा रहे होंगे मीडिया में, गेस करो क्या दिखा रहे होंगे, रुको मैं बताता हूँ। लाइव आज तक। क्योंकि चीन की बात आपने की, चीन हमारा प्रतिद्वंद्वी है इस मामले में, या फिर चीन हमारा सहयोगी हो सकता है। देखिए अब बाबा सारी दुनिया को रामदेव पता था इकोनॉमी पे समय चर्चा से कर रहे हैं। कि आखिर बाबा रामदेव जी बता रहे हैं को कैसे तोड़ा जाए। हाँ। कि कैसे टैरिफ हमारे लिए हमें कुछ नहीं कर पाएगा। समझे। अजीत तुमसे मैं पूछता नहीं हूं, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा होता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी नो बोल दोगे कि नहीं भैया मत करो पार्लियामेंट की क्लास, तो मैं मना मान जाऊंगा क्या। आ जाओ। हाँ, तुम्हें पता है। हाँ, दिव्यांशु गौतम एडमिट करना।
कौन हो तुम? तुम्हें पता है दोस्तों, ये क्या कहते हैं, अरे क्या एक बात थी, ये नॉर्मल ना एडवर्टीजमेंट होते हैं, पता है? ऑल दीज आर एडवर्टीजमेंट्स। राइट। छोड़ो, कभी और बताऊंगा मैं आपको। हाँ भाई दिव्यांशु। हेलो भैया। जय हिंद। कौन हो तुम? बैच में हूँ भैया। कहाँ से हो? दिल्ली। अभी कहाँ हो? दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, एक दिव्यांशु यहाँ भी है लोकल, मुझे लगा वो है। नहीं, अरे वो मैं इसलिए बोल रहा था ना, वो जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना पार्लियामेंट के बारे में, कि हाँ। ये हमें पढ़ना है, आप जो बिना ब्रेथलेस आपने एक टेक में वो बोला था, वो उस वक्त का कमेंट था। अच्छा ओ। हाँ तो उसका मैं बोल रहा था। नहीं, एक दिव्यांशु बाकी को तो। हाँ। हाँ। बाकी वही है, बाकी आई एम एंजॉयिंग द लेक्चर, वही है। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अरे एक दिव्यांशु गौतम यार सुपर 100 में है, और वो बड़ा अच्छा, शरारती है, ठीक है, तो मुझे लगा वो है, ठीक है। ठीक ओके। है भैया। भैया आई आस्किंग कि अभी फर्स्ट क्लास हुई है तो आगे कल्पना, मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ चीजों को लिख कर याद करो, ठीक है? जैसे मैंने आपको सिखाया आर्टिकल 368 में क्या है, ठीक है? उसको लिख लिख के याद करो, ठीक है? तो आपकी कॉपी भी यूटिलाइज हो जाएगी, और आप डिजिटल नोट्स का भी यूज कर लोगे, दोनों कर लोगे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो भाई मीडिया की क्या ही बात करें, तो कहने का मतलब ये तीन हमारे मेन स्तंभ हैं दोस्तों हमारे डेमोक्रेसी के, ठीक है? अब आपको पता है इनके बीच में अगर मिनिमम कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा होता है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। कैसे भैया? मतलब आपके इन तीनों स्तंभ के बीच में देयर शुड बी मिनिमम इंटरेक्शन, राइट? दैट मीन्स गुड डेमोक्रेसी। क्यों? अरे कहने का मतलब है, अगर सरकार जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी तभी तो जुडिशरी फेयर ट्रायल करेगी ना भाई, फेयर तरीके से काम करेगी ना, बस यही है। ओके। अब बस एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके परम पूजनीय दादाजी होते हैं हमारे, और हमारे ताऊ जी होते हैं गवर्नर साहब, भाइयों दोनों आपके हमारे एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर के भी पार्ट होंगे, ध्यान रखना। वहीं पर जो हमारे पीएम जी होते हैं और राज्यों में सीएम जी होते हैं, ये दोनों केवल पार्ट होंगे एग्जीक्यूटिव के, बस। ये लोग लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते। मेरा मतलब पार्ट का मतलब ये नहीं, ऑब्वियसली सीएम बैठेंगे भाई असेंबली में, पीएम बैठेंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे आपके हमारे पार्लियामेंट के तीन हिस्से होते हैं, पता आपको ये बात? पार्लियामेंट के दोस्तों तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। समझे? पार्लियामेंट के आपके तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, और प्रेसिडेंट साहब होते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोस्तों आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के पार्ट होते हैं, लेकिन पीएम और सीएम खाली पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के। यहां से भी बेसिक सवाल आपसे पूछ लेगा। चलो भैया जी आ जाओ। हमारे 14th राष्ट्रपति और अभी हमारी 15th राष्ट्रपति मुर्मू जी हमारी है, 15th राष्ट्रपति हैं अभी हमारी, ठीक है? नेक्स्ट, ये आपके हमारे कुछ गवर्नर की लिस्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट, आप याद नहीं कर सकते हैं। आइए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, कृपया इसे दिल पर ना लें। आइए, अब पार्ट 5 से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं जवानों, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे दादाजी के बारे में, ठीक है? पार्ट 5, अभी तक हमने देखो हमने पार्ट 1 आज डन कर दिया भाई, पार्ट 1 हमारा खत्म अच्छे से। अब हम डायरेक्ट 2 3 4 को छोड़कर 5 पे आते हैं, बिकॉज 2 3 4 में बस नॉर्मल कहानियां हैं, मजा नहीं आएगा, क्योंकि दादाजी का रोल हर जगह पर है। तो पहले हम दादाजी के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाकी जगह देखेंगे। तो मेरे भाई पार्ट 5 में हम आते हैं, और पार्ट 5 में क्या है दोस्तों? पार्ट 5 डील्स विथ योर यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी चीजें हैं, सबका मेंशन दोस्तों आपको मिलेगा पार्ट 5 में। हर एक चीज मेंशन होगी हमारे पार्ट 5 में, यूनियन गवर्नमेंट की सारी चीजें। अब ये आर्टिकल अभी याद नहीं होंगे आपको, रिलैक्स, सब याद करवा दूंगा मैं। बस इतना ध्यान रखना कि आर्टिकल 52 से आपका स्टार्ट होता है दादाजी के बारे में बातें हमारी। तो आर्टिकल 52 डील्स विथ प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है जी? आइए पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट, उसके बाद आएंगे कि कहानी पर। भारत के पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ध्यान रखना। भारत के पहले परमानेंट प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब। नेक्स्ट, जो आपके प्रेसिडेंट साहब होते हैं हमारे दादाजी होते हैं भाइयों, ये भारत के पहले नागरिक होते हैं,
ये हेड ऑफ इंडियन स्टेट्स होते हैं, ये यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी का सिंबल होते हैं। इनको हम डिज्योर कहते हैं। और पीएम को आप बोलते हो डी फैक्टो। पीएम हमारे डी फैक्टो होते हैं या रियल हेड होते हैं। और आपके हमारे ये होते हैं दोस्तों नॉमिनल हेड। सुप्रीम कमांडर दोस्तों आपके होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के हमारे जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ये वो आपके इकलौते प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु हुई थी ऑफिस में। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑफिस में मरे थे, इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकी मौत हुई थी तो ये राष्ट्रपति थे। और नीलम संजीव रेड्डी जी दोस्तों आपके इकलौते राष्ट्रपति हैं जो अनअपोज्ड चुने गए हैं, मतलब जिनके सामने अभी तक कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। अब भैया यहां सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और चुनाव कराता कौन है। तो पहली बात तो चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका मेंशन मिलता है आर्टिकल 324 में। और जिस बॉडी का मेंशन मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ जाना वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, जो कि 3 मेंबर की बॉडी होती है हमारी, उसमें एक चीफ होते हैं और 2 होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये तुमको पढ़ा चुका हूं 1 पेजर में, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना, रिलेट कर लेंगे यार। चलो, तो आर्टिकल 324 में आपका मेंशन है ईसीआई के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ही कराएगी चुनाव आपके हमारे प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, असेंबली का भी, स्टेट में काउंसिल का भी। सारे चुनाव कौन कराता है? आपके स्टेट इलेक्शन, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती। ठीक, अब ये फैक्ट्स को एक बार प्लीज नोट कर लो, ये वाले फैक्ट्स को। ये आपके जीके के वन लाइनर्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जल्दी से नोट करो, फिर हम आते हैं कि भैया जी वोटिंग वोटिंग कैसे होती है, चुनाव कैसे होता है। न जाने कब से कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों। दर्द है दर्द बाकी एक सेकंड रुकना। भैया पोस्टर का खर्चा आ गया ये 12th। अरे भाई, जो पोस्टर लगा हुआ है ना ऑफिस में, उसमें अभी पता क्या लिखा है? उसमें लिखा है A8 AIR1। उसको बनाने में बहुत पैसा लगा था यार, तब से हमारी हिम्मत नहीं हुई चेंज करने की। और उसमें 8 है, अभी 12 हो गए, 4 बढ़ गए हमारे। ठीक है, मतलब बस खुशी मिलती है यार, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कि रैंक वन ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। बस खुशी मिलती है, अपना अलग थोड़ा सा ऑरा या अपना खुद का वो है यार, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, डन। आ जाओ, ये आपके दोस्तों हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आपके पार्ट 5 में मेनली। चलो, अब सबसे पहले दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 52 में दोस्तों मेंशन है कि हमारे दादाजी नाम का एक व्यक्ति होना चाहिए हमारे देश में, जो कि हमारे स्टेट के हेड होंगे। ठीक है, ओके जी, चलो आ जाओ। अब इसमें दोस्तों ध्यान रखना, प्रेसिडेंट साहब के चुनाव में वोट कौन डालता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी ने आज तक प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डाला होगा, है ना, ऑब्वियसली। तो भाई पहली बात ध्यान रखना, जनता वोट नहीं डालती प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक, फिर कौन डालता है? जनता किसको चुनती है? जनता चुनती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को, और वो भी केवल लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव देखा होगा ना आपने, जिसको आप जनरल इलेक्शन भी कहते हो। लोकसभा के चुनाव को दोस्तों आप जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हो, पूछ लेगा परीक्षा में किस चुनाव को आप बोलते हो जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन, अरे यार इसको लिख देता हूं उनको, जनरल इलेक्शन के नाम से भी दोस्तों आप इसको जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा के चुनाव को। ठीक,
तो आप चुनते हैं दोस्तों एमपी, आप चुनते हैं एमएलए। तो एमपी और एमएलए जिनको आप चुनते हो, वो लोग जाकर वोट डालते हैं दादाजी को चुनने के लिए। ठीक है। तो एक आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें मतलब रियल कॉलेज नहीं होता, इसमें कुछ लोगों का ग्रुप होता है। कौन कौन होता है? समझ लो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन होता है? जितने भी आपके इलेक्टेड लोग होंगे लोकसभा और राज्यसभा में, इलेक्टेड मेंबर्स या एमपीज ऑफ योर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड लोग होंगे वो सब लोग वोट देते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। इसका मतलब क्या भैया, कुछ लोग नॉमिनेटेड भी होते हैं क्या लोकसभा राज्यसभा में? होते हैं। लोकसभा में पहले होते थे, अब तो नहीं होते, वो हट चुका है। बट राज्यसभा में दोस्तों अभी भी 12 लोग आपके होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट में। तो केवल इलेक्टेड लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। साथ में जो आपके स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली, और साथ में जो आपके जिन यूटीज में आपकी असेंबली है, जिन जिन राज्यों में असेंबली है, जैसे अभी दिल्ली में असेंबली है आपकी, पुडुचेरी में असेंबली है, तो स्टेट असेंबली के भी इलेक्टेड लोग ही वोट देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्टेड लोग होंगे, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो राज्यों या यूटी की असेंबली में हो, ये सारे लोग मिलकर वोट देते हैं किसको? प्रेसिडेंट साहब को चुनने के लिए। ठीक। अब ये जो वोटिंग होती है नॉर्मल वोटिंग नहीं होती कि आप आए बटन दबाए चले गए। यहां आपको एक प्रेफरेंस देना होता है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, वो आपका होता है बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये हुआ कि सबके वोट की वैल्यू अलग होगी। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, वहां से आने वाले एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो पहले अभी केवल इतना याद रखो कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है, बस। आई, यहां पर वही लिखा हुआ है। देखो भाई, अब एक और चीज, जहां जहां आपके बाई कैमरल, ध्यान रखना कि आपके जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, काउंसिल कहां होती है? कुछ राज्यों में होती है। काउंसिल के मेंबर दोस्तों आपके, और अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है। काउंसिल के मेंबर हमारे वोट नहीं डालते आपके हमारे इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, केवल असेंबली के मेंबर वोट डालते हैं। ओके। कुछ दोस्तों हमारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल है, मतलब कि आपके हमारे जैसे आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना हो गया। यहां पर दोस्तों राज्यों में दो दो हाउस होता है, एक असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है। ध्यान रखना, काउंसिल के लोग वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के चुनाव में। आई, चुनाव आपका होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आप एक प्रेफरेंस देते हो। आप कभी आपने फॉर्म भरा होगा, स्पेशली बॉयज, आप जब फॉर्म भरते हो उसका सीडीएस का, तो आप ऐसे भरते हो ना कि सबसे पहले दोस्तों हमारे वो क्या कहते हैं, पहली प्रेफरेंस आप देते हो एफए को, दूसरी आप देते हो आईएनए को, तीसरी आप देते हो आईएमए को, चौथी आप देते हो ओटीओ को। अब आप मान लो आपका क्लियर नहीं हुआ, है ना, एफए क्लियर नहीं हुआ, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस का कट ऑफ चेक होगा। मान लो वो क्लियर नहीं हुआ, फिर थर्ड का चेक होगा। सेम यहां पे होता है। आप खाली एक व्यक्ति को वोट नहीं डालोगे, आप एक प्रेफरेंस दोगे कि वन मेरा पहला प्रेफरेंस है ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और आप आपस में भी वोट आपके ट्रांसफरेबल होते हैं। एग्जाम में आपसे बस इतना पूछेगा कि यार ये हमारा वोटिंग किस मेथड से होती है, बस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। ठीक है जी। आई, अब यहां पर ध्यान रखना कि आपके एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू अलग होती है। राइट। तो जो आपके एमपी की वोट की वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है। हर राज्य की एमपी की वैल्यू बराबर है। राइट। एवरी स्टेट्स एमपी हैज इक्वल वैल्यू ऑफ वोट। लेकिन एमएलए की वोट की वैल्यू डिफर करेगी स्टेट टू स्टेट। स्टेट टू स्टेट दोस्तों आपकी हमारी डिफर करेगी। ध्यान रखना, स्टेट टू स्टेट दोस्तों आपकी डिफर करेगी एमएलए की वोट की वैल्यू हमारी। भैया समझ नहीं आया है ना? ऐसा होना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए। देखो दोस्तों, क्योंकि हम लोग वोट डालने जाते नहीं है ना, जनता वोट डालने जाती नहीं। तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, एमएलए, विधायक भैया, सांसद भैया, एमपी, ये लोग हमारी जगह पर वोट डालते हैं।
तो यार ये एमएलए और एमपी हैं, ये जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, इसीलिए हर एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू होती है। एमपी की वोट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, चाहे आप बिहार से एमपी हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे यूपी से हो, आपके वोट की वैल्यू फिक्स्ड होगी। लेकिन एमएलए की वोट की वैल्यू वेरी करती है। जिस राज्य की पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला जो आपका स्टेट होगा, वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि फॉर्मूला इसका वैसा है। इसीलिए आपने देखा होगा, सरकारें कोशिश करती हैं कि यूपी जीत जाए, बिहार जीत जाए, एमपी जीत जाए, महाराष्ट्र जीत जाए, तमिलनाडु जीत जाए, बिकॉज ये आपके बड़े राज्य हैं। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला देख लो। एक एमएलए की वोट की वैल्यू का फॉर्मूला, एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेता है भाइयों। एक एमएलए की वोट की वैल्यू का फॉर्मूला होगा ये। अब अगर आप फॉर्मूले में देखो, तो फॉर्मूले में है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिस राज्य की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उस राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो ये फॉर्मूला होता है कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू, और ये आपका 1971 सेंसस के आधार पर हो रहा है, ध्यान रखना। सोचो अभी भी हम कितने पुराने डेटा के साथ चल रहे हैं, और अभी आपका सेंसस हमारा होगा 26-27 में, इसीलिए। ठीक है, तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू है आपके टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ये भी। और एमपी की वोट की वैल्यू आपके दोस्तों फिक्स्ड होती है। देखो, सभी राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स्ड आएगी। लेकिन ये वैल्यू राज टू राज डिफर करेगी, बस। दैट्स इट, खत्म। तो मेरे भाई, आंख बंद करो जरा, जल्दी से आंख बंद करो, जल्दी बंद करो। हाँ, प्रेसिडेंट साहब का मेंशन मिलता है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 कहता है कि दादाजी के चुनाव में केवल इलेक्टेड लोग वोट डालेंगे। लोकसभा के इलेक्टेड, राज्यसभा के इलेक्टेड, राज्यों की असेंबली के इलेक्टेड लोग, और जिन यूटी में असेंबली है वहां के इलेक्टेड लोग। आपके मन में सवाल आएगा, भैया जम्मू कश्मीर का क्या? देखो, जम्मू कश्मीर में अभी असेंबली नहीं है। जब असेंबली हो जाएगी, जब वहां चुनाव होंगे, असेंबली बनेगी, ठीक है, देन आपके दोस्तों वहां के लोग भी वोट डाल पाएंगे। ठीक, जब भी असेंबली होगी, राइट, तब वहां के लोग भी, वैसे अभी है ना शायद, हाँ अभी तो है, वो सीएम बने ना आपके, हाँ ठीक है, अभी तो बन गई ना शायद, हाँ। तो अगर जम्मू कश्मीर में मान लो जब असेंबली है, तब वो लोग भी पार्ट लेंगे। असेंबली अगर नहीं है तो नहीं पार्ट लेंगे, सिंपल। आ जाओ, अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट। अगर कुछ दिक्कत परेशानी दुख दर्द होगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। का भैया का पंगा हुआ? जो भी, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड करार दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई इलेक्शन में कुछ धांधली अगर हुई, तो सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को रद्द भी कर सकता है। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा जी, अच्छा, अब हमने प्रेसिडेंट साहब को बना दिया। अब आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 61, जिसमें दोस्तों हम ये पढ़ते हैं कि दादाजी को हम इम्पीच कैसे करेंगे। एक वर्ड होता है इम्पीच करना। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हमारे पूजनीय दादाजी को बाय बाय बोलना, टाटा बोलना। अब देखो, इतना बड़ा पद है ना, सोचो आपको कल नौकरी मिलेगी भाई, तो नौकरी में आपको सीधे रिमूव कर देंगे। बॉस को आपका चेहरा पसंद नहीं आया है ना, सीधे रिमूव कर देगा बॉस। क्या कहते हो? लेकिन दादाजी तो यार बहुत बड़ी हस्ती है ना, उनको आप ऐसे रिमूव नहीं कर पाओगे ना यार। तो इनको रिमूव करने के लिए पहली बात तो एक जेन्युइन रीजन चाहिए, और दूसरा, रिमूव करने का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कि मेरे भाई आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, और वो कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना कि इंपीचमेंट में रिमूवल कौन रिमूव करता है दोस्तों? सारे लोग, बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब सोचो, जो लोग आपको बनाने नहीं आते, वह आपको गिराने आते हैं। और ध्यान रखना, और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, सॉरी, केवल आपके पार्लियामेंट के लोग ही पार्ट लेते हैं, पार्लियामेंट के एमपी ही आपके पार्ट लेते हैं, बस एमएलए पार्ट नहीं लेते इंपीचमेंट में। सो इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आपके हमारे पार्लियामेंट, ये पार्ट लेते हैं आपके दोस्तों इंपीचमेंट। और पता है, इंटरेस्टिंग बताऊं, यही लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होने वाला है ना कुछ दिन में, इनका मेंशन मिलता है आर्टिकल 63 में, वाइस प्रेसिडेंट का। तो मेरे भाई, इनका चुनाव भी आपका होगा, और उस चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा?
लोकसभा और राज्यसभा के बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर, सॉरी बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, एज वेल एज नहीं होगा। इंग्लिश का एरर था। ठीक है जी, बस आ जाओ। अभी देखो यहां पर एक बात लिखी गई है कि मान लो किसी राज्य में असेंबली ना हो, जम्मू कश्मीर का बेस्ट एग्जांपल है। सोचो अगर आज राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो और जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं बनी, तो कल के दिन जम्मू कश्मीर के एमएलए, अगर मान लो कल के दिन असेंबली वहां पर बन गई, तो वहां के एमएलए आए और ये बोले कि यार तुमने कैसे चुनाव करा लिया यार, हम लोग तो थे नहीं। इस ग्राउंड पर आप चुनाव को रद्द नहीं करोगे। कहने का मतलब जिस दिन चुनाव है उस दिन जहां जहां असेंबली होगी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जहां नहीं होगी नहीं करेंगे। आओ, अपॉइंट कौन करता है भाइयों? तो इलेक्टेड होते हैं आपके इनडायरेक्टली बाय पीपल ऑफ इंडिया। हम लोग ही अपॉइंट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम करते हैं एमएलए को अपॉइंट, वो चुनते हैं एमएलए को, हम चुनते हैं एमपी को, और फिर वो लोग चुनते हैं आगे जाकर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वालिफिकेशन, भारत के नागरिक 35 साल कम से कम कंप्लीट हो, ठीक, लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी हो। अब देखो, अगर मान लो आपको खड़े होना है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो क्या कोई भी खड़ा हो सकता है क्या? कोई भी खड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए एक कंडीशन आपकी ये होती है, जैसे गांव में क्या होता है ना भाई, जब गांव के चुनाव में, देखा कभी आपने गांव के चुनाव प्रधानी में, गांव के चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ने खड़े होते हो ना, तो आपको कम से कम कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए। कुछ लोग वहां जाएंगे और कुछ लोग आपके दोस्तों आपके फेवर में होते हैं। गवाह बोल लो, इलेक्टर बोल लो, प्रपोजर बोल लो, कुछ आपके प्रपोजर होते हैं कि हमारा नेता कैसा हो भैया, जैसा हो, ये बोलने वाले लोग भी आपको चाहिए। तो जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाते हैं तो दोस्तों कम से कम 50 लोग, 50 एमपी, 50 एमपी कम से कम आपके प्रपोजर हो और 50 एमपी आपके सेकेंडर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कम से कम 100 एमपी आपके साथ जाएं, आपको फेवर कर रहे हो, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो अप्लाई करने की कंडीशन है, कम से कम 50, 100 लोग आपके, हमारे 50 लोग प्रपोजर, 50 लोग सेकेंडर, 50 लोग प्रपोजर और 50 लोग उनको हेल्प करने के लिए, आपके 100 लोग हों। ठीक। और सुनो, 15,000 रुपए का आरबीआई के साथ एक बॉन्ड बनाना होता है। कभी देखा आपने, सुना होगा न्यूज में, जमानत जब्त हो गई, उसका मतलब यही होता है। अगर दोस्तों आपको 1/6 वोट नहीं मिले किसी इलेक्शन में, मान लो 120 वोट पड़े, ठीक है, उसमें से अगर आपको 20 वोट भी नहीं मिल पाया, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। तो जब आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो जो आपने पैसा दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक सिक्योरिटी मनी। जब आप कहीं पर जाते हो ना घर लेने रेंट पर, तो आपका लैंडलॉर्ड क्या करता है, आपसे सिक्योरिटी मनी मांगता है ना, कि कल के दिन कुछ पंगा होगा तो हम वापस नहीं करेंगे। सेम, राइट? अब यार देखो 15,000 कुछ है नहीं उन लोग के लिए यार, लेकिन स्टिल बस एक तरीका है। तो 15,000 रुपए का दोस्तों आपको एक बॉन्ड भरना होता है कि अगर मान लो कल के दिन मुझे 1/6 वोट भी नहीं मिले, तो मैं ये पैसा वापस नहीं लूंगा। इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। आइए, ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई जी हमारे ओथ दिलाते हैं। कंडीशंस, क्या कंडीशन होती है प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने की? पहला, नॉट बी मेंबर ऑफ। अब जब ये प्रेसिडेंट और गवर्नर बनते हैं भाइयों, तो उस टाइम पर ये होता है कि यार यार आप एमपी वगैरह ना हो, छोड़ दो भाई उस पद को। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। इसका मतलब क्या होता है भाइयों? कि कोई भी ऐसे पद पर आप ना रहें कि उसका दुरुपयोग कर कर आप आपके चुनाव में हेल्प करे हो, राइट? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास ना हो। जैसे आप सोचो कि डीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो राज्य में इलेक्शन सही से कराए। आप सोचो अगर डीएम ही चुनाव में खड़ा हो गया, उसी की जिम्मेदारी है इंश्योर कराना, तो ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया ना, वो तो अपने फेवर में करा लेगा। तो ये लोग एलिजिबल नहीं होते, मतलब फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप नौकरी छोड़ेंगे तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब होता है। आगे, सैलरी वगैरह सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। मतलब सोचो इससे बेहतरीन कोई जॉब है इस दुनिया में, जहां पर सैलरी भी खुद बंदे डिसाइड करते हैं कि हमारी सैलरी कैसी हो। और पता है इस बिल के लिए कोई अपोज नहीं करता, ना रूलिंग पार्टी ना अपोजिंग पार्टी। नॉर्मली आपने देखा होगा अपोजिशन हर चीज के लिए अपोज करता है ना, लेकिन अगर मान लो सरकार लेकर आती है कि भाइयों यार हम लोग की सैलरी कितनी है, अपोजिशन बोलेगी 4 लाख है सर। कम नहीं है, हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं। एक काम करते हैं, 6 लाख कर दें क्या?
सब लोग बोलेंगे हाँ भैया हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, और बिल पास अगले दिन। समझे? अभी आपने देखा होगा दोस्तों, अभी आपने देखा होगा, एक महीने पहले की बात है या 20 दिन पहले की बात है, एमपी के लिए नए बंगले बनाए गए हैं, नए फ्लैट्स बनाए गए हैं। एक एक फ्लैट की कीमत है 20-30 करोड़ रुपए। आई गेस दिल्ली में बने हैं। 20-30 करोड़ रुपए हर एक फ्लैट की कीमत है, जहां पर आपके एमपी रहेंगे, रूलिंग पार्टी के भी अपोजिशन पार्टी के भी। लेकिन आपको मीडिया में इसके अगेंस्ट कुछ सुनने को नहीं मिला होगा, क्यों? क्योंकि सबका भला हो रहा है यहां पर, रूलिंग पार्टी का भी, अपोजिशन का भी। समझ में आया गेम भाइयों? तुम आईफोन मिला था। मतलब सोचो, ये लोग अपनी सैलरी खुद बढ़ा देते हैं भाई, क्या सही नौकरी है यार। मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगी मेरी। तेजू भैया की बात मत करो भाई, कुछ बोल नहीं सकते उनको। आ जाओ नेक्स्ट। अरे बिल्कुल ये सच्चाई है भाई। मैं सच बताऊं तुमको, आपने देखा होगा भाइयों, नेता को लड़ते हुए, है ना, न्यूज चैनल पर देखा होगा, पार्लियामेंट लड़ते हुए। पार्लियामेंट के बाहर, न्यूज चैनल के बाहर सब दोस्त हैं। ये उनका करियर है भाई, ये उनका प्रोफेशन है, जहां पर वो प्रोफेशनल होते हैं, अपनी पार्टी के लिए लॉयल होते हैं। उसके बाद सब दोस्त हैं। समझे? सेम फॉर टीचर्स। हमारे डिफेंस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट एसएससी वगैरह में जो आप देखते हो ना कंट्रोवर्सी, इस टीचर ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसके बाद जाकर वो, आप मतलब सोचो, अगर सच बता रहा हूं, मेरे को अगर किसी ने ऐसे कुछ बोल दिया ना, राइट, ऑब्वियसली, और उसने, अगर उसने मुझे गलत बोला है, राइट, उसके बाद तो भाई दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं तो मतलब बट आप देखो एसएससी में क्या होता है, मतलब कहां कहां तक की बातें पहुंच जाती हैं। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें, स्टिंग ऑपरेशन से लेकर ये वो, और उसके बाद फिर से साथ बैठकर खाते पीते रहते हैं, रील बन रही होती है, राइट। सेम फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स में भी आपका सेम होता है। आ जाओ। ओके। एक चीज यहाँ पर और अब एक और लिखा हुआ है कि इनकी जो सैलरी होती है, वही बात है कि जिस सैलरी पर भैया आपको मैं हायर करूंगा, आपके टर्म, पूरे टर्म में वही सैलरी रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कल के दिन मैं बोल दूंगा नहीं नहीं, आप सैलरी तुम्हारी कम, तुमको सैलरी नहीं देंगे अब। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस सैलरी पर हायरिंग होगी, जिस सैलरी पर बनेंगे राष्ट्रपति, सैलरी इनकी यही रहेगी, ठीक है। ओके। एक और चीज ध्यान रखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपका जो एक गवर्नर हमारे होते हैं ना, एक गवर्नर दोस्तों, गवर्नर हो सकते हैं मल्टीपल राज्यों के एक साथ। मतलब अगर मान लो अभी कोई गवर्नर है पंजाब का, वो हरियाणा का भी हो सकता है एक साथ। ओके, वो आपका हमारा कहीं और का भी हो सकता है एक साथ भाइयों। तो उसको जो सैलरी मिलती है, वो ऐसा नहीं कि दो दो राज्यों की मिलेगी, दोनों राज्य आधा आधा करके उसको सैलरी देंगे, ये होता है। आइए, प्रिविलेज क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यून होते हैं, इवन आपके प्रेसिडेंट साहिब भी और हमारे एमपी भी। इसका मतलब क्या हुआ भैया दोस्त? इसका मतलब ये होता है कि इनके अगेंस्ट आप कोई भी क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक ये राष्ट्रपति हैं। इनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, इम्प्रिजन नहीं कर सकते हो। सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। अब देखो आपकी दोस्तों, क्रिमिनल केस क्या होता है? मर्डर करना, ये सारे आपके होते हैं क्रिमिनल केस, राइट। सिविल केस क्या होता है? टैक्स का फ्रॉड हो गया, पैसे का फ्रॉड हो गया, ये सब आपके आएंगे सिविल फ्रॉड। तो सिविल केसेस में आप 2 मंथ का नोटिस देकर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन क्रिमिनल केस में कुछ नहीं कर सकते हो। कोई प्रोसीडिंग नहीं। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब आना, जाओ आ जाओ। टर्म होता है 5 साल का। रिजाइन करना है तो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो करेंगे प्रेसिडेंट साहब को। कितनी बार भी बन सकते हैं राष्ट्रपति, कोई लिमिट नहीं। तब तक रहते हैं राष्ट्रपति जब तक अगला बंदा राष्ट्रपति ना बन जाए। इसका मतलब होता है कि यार भारत में कुछ पद हैं जो खाली नहीं रहते, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, राइट, चीफ जस्टिस का हो गया। तो ये पद खाली नहीं रहेंगे, जैसे ही एक बंदा हटेगा दूसरा बंदा आके बैठ जाएगा। इसीलिए लास्ट बंदा तब तक रहता है जब तक नेक्स्ट बंदे का चुनाव ना हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव टर्म खत्म होने के पहले ही हो जाता है। आई
इम्पीचमेंट जो मैंने आपको बताया, अब बहुत ध्यान सुनना भाइयों, इम्पीचमेंट कैसे होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि दादाजी को तो भाइयों हम लोग कैसे बनाएंगे, अब हम आते हैं दादाजी को कैसे गिराएंगे। तो प्लीज ध्यान रखना, यू कैन ओनली इम्पीच प्रेसिडेंट ऑन ओनली वन ग्राउंड। केवल एक रीजन के लिए आप दादाजी को इम्पीच कर सकते हो, और वो रीजन है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन पे आप दादाजी को हमारे दोस्तों इम्पीच कर सकते हो। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, पूछो क्या? मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन ही नहीं है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। लो भैया, यू कैन इम्पीच राष्ट्रपति जी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट द टर्म वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरेस्टिंग। आ जाओ, अब बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको दादाजी को गिराना है इस ग्राउंड पर, तो सबसे पहले आप चाहे तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो। यह भी एक सवाल बनता है कि क्या खाली लोकसभा में होगा इनिशिएट, खाली राज्यसभा में होगा? किसी भी हाउस में दोस्तों आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए कम से कम आपके पास 50 एमपीस का सपोर्ट हो, इतने लोग कम से कम जाओ। एक बार आप इनिशिएट कर देंगे, अपने स्पीकर के पास जाओगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाओगे, उनसे बोलोगे हमको रिमूव करना है दादाजी को। फिर दादाजी को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, राइट? या 1/4 मेंबर आपके हो गए, 1/4 मेंबर का सपोर्ट आपको चाहिए। ओके, कम से कम 1/4 लोग आपके साथ जाएं स्पीकर के पास और बोलें कि हम चाहते हैं दादाजी को रिमूव करना। तो फिर 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, और दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से, ध्यान रखना, स्पेशल मेजोरिटी से, वही बात, टोटल मेंबरशिप का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं। एग्जाम में दोनों में कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता कि स्पेशल मेजोरिटी हमारी 3-4 प्रकार की होती है। तो प्रेसिडेंट को इंपीच करने में हम यूज करते हैं 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आई, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। ये एक कॉजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, मतलब सजा देने का काम जज का होता है, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट कर रही होती है। अब वही बात है कि जो गिराने नहीं आते वो आते हैं, जो बनाने नहीं आते वो गिराने आते हैं, ठीक। तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट को इंपीच करने में। और ध्यान रखना, केवल आपके हमारे इलेक्टेड ही नहीं बल्कि नॉमिनेटेड लोग भी पार्ट लेते हैं इसमें। आई, देख लो, तो ये लोग पार्ट लेंगे इलेक्शन में दादाजी के हमारे, जो कि मेंशन होगा आर्टिकल 54 में। और ये लोग दोस्तों आपके इंपीचमेंट में पार्ट लेंगे, जो कि मेंशन होगा आर्टिकल 61 में। वेरी इजी, प्रोमैक्स लगा? ठीक है भैया। वैकेंसी कब कब होती है? जब टर्म एक्सपायर हो जाए, रिजाइन कर दें। किसको करेंगे रिजाइन? वाइस प्रेसिडेंट को। इनको आप रिमूव कर दो, डेथ हो जाए, इन सभी केस में दोस्तों आपकी वैकेंसी होती है, और उसके बाद चुनाव होता है। और जब सीट खाली रहेगी, तुरंत देखो, वाइस प्रेसिडेंट का काम ही क्या है कि वो दादाजी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनका यही काम है, उनके पास दो ही काम है। एक कि अगर दादाजी की सीट पर वैकेंसी है तो बैठना है, और दूसरी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के वो होते हैं आपके चेयरमैन। ये देखो, जब दोस्तों आपके हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब एक्ट कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट की जगह पर, लेकिन उसी के 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होता है। मतलब एक बार दादाजी की कुर्सी खाली हुई, देन आपको विद इन 6 मंथ चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक। और जो नया राष्ट्रपति आएंगे उनका टर्म होगा 5 साल का। जैसे मान लो दोस्तों, हमने एक राष्ट्रपति का चुनाव किया, ठीक है, 2 साल के बाद उनकी मौत हो गई। अब जो फिर से चुनाव होगा वो बचे हुए 3 साल के लिए नहीं होगा। ऐसा होता है आपके उसमें गांव वगैरह में होता है, ठीक है। ये होगा आपका 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए, ठीक। वही आपका यहां पर लिखा हुआ है। ओके, अब हम आते हैं वीटो पर। लेकिन उसके पहले मुझे बता दो बेसिक, दादाजी के बारे में आप सब लोग जान गए जवानों? हाँ जी,
भैया लाइब्रेरी की वाईफाई खराब है, ओके। 90% डेटा यूज कर गया। टाइम कितना हुआ? अभी 1.5 घंटा तो हुआ होगा। डिनर कर लिया आपने, अच्छी बात है। तो 2 घंटे हो गए क्या? अच्छा, 2.25 घंटे हो गए, ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे कहानी ही तो तुम सुन रहे हो। आ जाओ, बस खत्म है, ठीक है, बस थोड़ी देर और, ठीक है। अब दोस्तों आपकी लास्ट में आती है वीटो पावर। अब वीटो में दोस्तों कोई भी बिल हमारा पास कैसे होता है, ये हमें पढ़ना है कि किसी भी बिल को अपन पास कैसे करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस पावर। अब हमें पढ़ना है यहां पर दादाजी की हमारी पावर्स। एक सेकंड। दादाजी की पावर आप पढ़ोगे ऑर्डिनेंस और वीटो, उसके बाद पार्डनिंग पावर, ठीक है। दादाजी की हमारी पार्डनिंग पावर क्या है? ओके, पार्डन का मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि दादाजी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, एक दो चीज के अलावा, और फिर गवर्नर खत्म हमारा। जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर एक चीज ट्रू है आपके गवर्नर के लिए भी, बस आर्टिकल अलग होगा उनके लिए। और हाँ, उनका उनका इलेक्शन नहीं होता, उनको इम्पीचमेंट नहीं होता, उनको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करते हैं। भाइयों, प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करेंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, और वही हमारे उन्हीं कहने पर प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव कर देंगे। बस इतनी सी बात होती है। चलो ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल दोस्तों क्या पढ़ेंगे मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, और ये पूरा रिवाइज करके आना। देखो भाई, बहुत सिंपल रखो, ठीक है, पॉलिटी एकदम सिंपल रखते हैं। जितना मैं आपको पढ़ाऊं घर जाओ उसको रिवाइज कर लेना। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या चीज पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है भाइयों। मेजोरिटीज वगैरह रिवाइज कर लेना, क्या क्या चीजें कैसी होती हैं सारी, ये खासकर पूछ लेगा डिफरेंस आपके, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पहले हम खत्म करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो कि हो जाएगा आधे घंटे 45 मिनट में। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों पीएम और सीएम खत्म कर देंगे, और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। बहुत आराम से आपकी यहां तक चीजें खत्म हो चुकी होंगी, और कल ही हम पार्लियामेंट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या देखेंगे कोई एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर पार्लियामेंट हम लोग सैटरडे को पूरा कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है जी। ओके, चलो मैम, कल एक क्लास होगी आपकी, और अभी आप देखो वॉइस और नरेशन में पढ़ा दूंगा, ऑल दो प्रोबेबिलिटी कम होती है आने की, लेकिन स्टिल कभी कभी आ जाता है, एक एग्जाम छोड़ के पूछ लेता है वो, जैसे लास्ट टाइम शायद आया था, उसके पहले के पहले आया था, है ना। तो वॉइस और नरेशन भी आप पढ़ लोगे। चलो, तो बहुत सिंपल रखो, रिवीजन करते रहो, राइट। आपका ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है मेन दो सब्जेक्ट का, बड़े बड़े। केमिस्ट्री की क्लास भी कल कर ली थी, अगर आप बोलोगे बैच में फिर से पढ़ा दो, साला मैं चौथी बार पढ़ा दूंगा यार। तुम बस यार, बस रिवाइज कर लो, बस रिवाइज कर लो, बस रिवाइज कर लो। दिस वॉज हमारी पहली क्लास ऑफ पॉलिटी। क्या मजा आया आपको दोस्तों? कहानी सुनने में ओपी हो गया क्या? ओ भाई, थक गया यार। चलो, अरे पीवाईक्यू हो जाएंगे, पीवाईक्यू के एक मैंने वो शेयर किया था ना उस दिन, एनडीए में क्लास थी पीवाईक्यू से, वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा पूरा पढ़ाने के बाद। चलो, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती यार, इंग्लिश आती है लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पाए कि होता क्या है। चलो भाई, बाय 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 बाय। ओपी हो गया भैया, एक बात बोलना है रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस इन पंचायती इलेक्शन। शुभम, हम पंचायत पढ़ेंगे ना तब बोलना प्लीज, ठीक है। तब बोलना प्लीज यार। यूट्यूब से ही कर लेंगे केमिस्ट्री रिवाइज, डोंट वरी। ओके, जम्मू में क्या हो, अरे भाई जम्मू वाले बच के रहो यार, ठीक है। बाढ़ वाड़ काफी रखी है यार, थोड़ा ध्यान रखो यार, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने बायो नहीं किया है अभी तक भी सुधर जाओ यार, कर लो भाई प्लीज। चलो बाय।